हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे भारत और समकालीन विश्व सेकंड। तो जो एक हमारा आपका चैप्टर है, बेसिकली 2 यूनिट थी बड़ी-बड़ी, उनके सब चैप्टर थे। तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद देख चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद देख चुके हैं। आज हम उसी का खंड को आगे बढ़ेंगे और इस खंड में हम लोग आपका जीविका, अर्थव्यवस्था और जो समाज है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर कोई डाउट है भारत के राष्ट्रवाद में, किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बार इस वाले चैप्टर पर अपनी नजर दौड़ाइए और इसको गौर करके देखिए। आप सबसे पहले उसमें कुछ आपको दिखाई देगा और सबसे पहले आप देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आप सभी ध्यान दें इस प्रकार। अब देखिए, इसी में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आधुनिक युग से पहले। आज की तारीख में तो आपका मॉडर्न जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, सब एक दूसरे से देश आपका मिलते हैं, एक दूसरे की तकनीकी, व्यापार, अर्थव्यवस्थाएं, समाज, तौर तरीके, खान पीन सब एक दूसरे से प्रभावित हैं और एक दूसरे की संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। लेकिन एक समय था जब लोग आपका बहुत कम इन चीज से आपके इंटरलिंक थे, आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्वीकरण की, कि किसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, क्या है। कह रहे हैं कि वैश्वीकरण की बात है करें तो आमतौर पर हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। ये कब आई है? जो हमारे 50 साल हैं, इसी में जो आर्थिक दृश्य है, इसी के सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व की बनने की प्रक्रिया में व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक, पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या कह रहे हैं कि इन सब का एक लंबा जो इतिहास है वो आपका रहा है। आज हम अपने जीवन के वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी है। कह रहे हैं वो सारी चीजों को हमको देखना चाहिए जो आपका गुजरते हुए ऐसे में हमारी दुनिया आपकी बनी है। उन सभी को हमको एक बार अच्छे से जो है वो आपका देख लेना चाहिए। क्लियर है? और उस पर हम बात भी करेंगे, गौर भी करेंगे और विचार भी करेंगे। देख लिया? आगे बढ़े। अब देखिए, इतिहासकार हर एक दौर में मानव समाज के एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। कह रहे कि इतिहास में क्या हुआ, जो आपका मानव समाज है वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आया है। ऐसे आया है, एक दूसरे के ज्यादा जो नजदीक है वो हमारे सामने आया है। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न, यातना, जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्रा करते जाते हैं। कैसे कर रहे हैं कि इन सब की यात्राएं जो हैं वो आपका आपस में करते रहते हैं। अपनी यात्रा में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्यवान मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेके चलते हैं। क्या करते हैं, जो कीटाणु हैं और जो बीमारी है उन सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक? तो ये सब किसका असर है? ग्लोबलाइजेशन का। एग्जाम्पल समझिए, कीटाणु और बीमारी से आप देखे होंगे कि जो कोविड था वो कहां से शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे सर चाइना से शुरू हुआ था। भारत में कैसे पहुंच गया और अन्य जगह पर कैसे पहुंच गया कोविड? तो इन सब का एक ही कारण था, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक? उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अगर हम आपस में इतने इंटरकनेक्ट ना होते, आपस में इस तरह से जुड़े ना होते, तो शायद ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल ना होती। ठीक है ना?
देखिए कह रहे 3000 ईसा पूर्व में समुद्र तटों वाले व्यापार के मध्य बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के उस इलाके से जुड़ी हुई है जो आज भी पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता है। हजार साल से भी ज्यादा समय में मालदीव के समुद्र में पाए जाने वाली कोड़ियां कहाँ हैं? कह रहे मालदीव के जो आपके समुद्र हैं उनमें पाए जाने वाली कोड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती थी। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी में ढूंढा जा सकता है। कब मिल सकता है? जो 7वीं सदी है, जो 7th सेंचुरी है, उस 7वीं सदी में क्या है, हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। 13वीं शताब्दी के बाद तो अनेक प्रयास ही निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। और कह रहे हैं जो आपका 13वीं शताब्दी हुई उसके बाद हम इन चीजों को बड़े साफ और स्पष्ट रूप से आपका देख सकते हैं। तो क्लियर है? तो उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको रूट दिखा रहा हूं। और कह रहे हैं कि एक स्मृतिशाला में पानी के एक जहाज का चित्र है। गोवा संग्रहालय में 10वीं शताब्दी के पश्चिमी तट पे पाई गई नवीं शताब्दी के शिला से एक जिला ये सारी चीजें जो है इसमें आपका देखने के लिए आपका मिली है। ये देखिए कुछ इस तरह की आकृति स्ट्रक्चर हैं जो हमको मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। एक समय था जब आपका रेशम का व्यापार भारत से चाइना से पूरे संपूर्ण विश्व में होता था। तो जिस रास्ते से इस रेशम वस्त्रों का व्यापार होता था उन्हीं को हम बोलते थे सिल्क रूट। कह रहे हैं कि आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच में एक व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क को जीवित उदाहरण के लिए सिल्क रूट का रूप दिया गया। कह रहे हैं कि सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से पश्चिम में भेजे जाने वाली चीन रेशम रूल का इतना महत्व था कि इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे बल्कि एशिया और यूरोप के अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो जो आपका सिल्क रूट था, चाहे वो समुद्र से हो या जमीन से होकर गुजरते थे, और क्या थे, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते थे। एशिया के यूरोप और उत्तर के अफ्रीका के जोड़ते हुए ऐसे मार्ग में आ चुके हैं कि लगभग 15 शताब्दी तक अस्तित्व रहा। इसी रास्ते में चीनी पटरी जाती है। इसी रास्ते में भारत व दक्षिण एशिया के कपड़े व दुनिया के मसाले भागों पर पहुंचते हैं। वापसी में सोने चांदी की जैसी कीमत की यूरोप वस्तुएं वहां तक जो है आपका पहुंच जाती है। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रिया साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित ही इसी मार्ग में एशिया के आते होंगे। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्म उपदेशों ने इसी रास्ते में दुनिया में फैले हैं। इससे बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग में विविध शाखाओं में और कई दिशाओं में आपका फैल चुका था। कैसा फैला? बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारे इस तरह से आपका ये सिल्क रूट था जो यूरोप एशिया से होते हुए बढ़ रहा था और इसी तरफ आपका फैल गया था। अब कह रहे हैं कि भोजन की यात्रा। कह रहे हैं कि स्पेगेटी और आलू, कह रहे हैं हमारे खाद्यान्न पदार्थ दूसरे देशों के बीच संस्कृति आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश किए हैं। व्यापार और मुसाफिर किसी नए देश में जाते हैं या जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बोते हैं। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिले झटपट तैयार होने वाले रेडी यानी खाद्य पदार्थ को साझा स्रोत है। आइए स्पैती और नूडल्स का उदाहरण लेते हैं। माना जाता है कि नूडल्स चीन की पश्चिम में पहुंचे और वहां ही उन्होंने स्पैती का जन्म हुआ। संभावना यह है कि पास्ता अरब यात्री ने 5वीं शताब्दी में सिली पहुंचकर इटली के में ही एक टापू था। इस तरह के आहार भोजन जापान में भी जाते रहे। कह रहे जो पास्ता है वो अरब यात्री ने 5वीं शताब्दी से इस तरह से कि इटली के टापू पर पहुंचाया है। इसलिए हो सकता है कि कभी जाने ना जान सके उनका जन्म कैसे हुआ। इस अनुमान के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में इससे पहले दूर देशों के बीच भी सांस्कृतिक लेन देन चलता रहा। कैसा हुआ कि इसके बीच जो आपका था दूर में आपका जो सांस्कृतिक लेन देन था वो आपका निरंतर आपका इसमें बना रहा। ठीक।
कह रहे हैं कि आलू, सोया, मटर, मूंगफली, मटर, शकरकंद, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जो लोग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया के लंबे समय तक क्रिकेटोस्फेयर, आपके कोलंबस गलानी के उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंचा जिनके बाद अमेरिका के दक्षिणी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह से भी है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडो से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों में आने जाने में जमीन आसमान का फर्क आता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल की शुरुआत में यूरोप के गरीबों की जिंदगी में अमूल बदलाव किया। कह रहे जब सबसे पहले जो आलू की फसल जब आपका कहाँ आई, आपका यूरोप में आई, तो यूरोप का जो आपका लोअर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो लोग क्या करते थे, आलू का सेवन करते थे। क्या करते थे, आलू का। और क्यों करते थे आलू का सेवन? क्योंकि जो वहाँ का गरीब और मध्यम वर्ग है वो इस चीज को आपका एब्जॉर्ब कर सके, उसको खा सके और अपना जीवन यापन जो है उसको कर सके, या अपना जीवन यापन जो है वो आपका चला सके। ठीक, तो इसलिए क्या रखा गया था, उनके लिए ये सारी चीजें आपकी बड़ी अच्छे से आपका कर कर रख दी गई थी। ठीक, क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। अब जहाँ किसी एक वर्ग था जिसको अपना खाना ना मिल रहा हो, चीजें पर्याप्त ना हो, तो उनकी एक जो ऑन एवरेज एज थी वो बढ़ने लगी। आयरलैंड की गरीबी काश्तकार में आलू ने कई हद तक निर्भर हो चुके थे। कह रहे 1840 के दशक में बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, तो लोग आपका भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाज ने एशिया तक समुद्र का रास्ता ढूंढा लिया, तो वे पश्चिमी सागर को पार किए हुए अमेरिका तक जहां पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे कई सदियों तक हिंद महासागर में पीने का पानी, फलता फूलता व्यापार और तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपरा एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रही। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रभाव के रास्ते में अहम बिंदु था कि पूरे नेटवर्क में इस इलाके में भारी महत्व था। यूरोपीय को दाखिले में आवाजाही बढ़ाने के लिए प्रवाह की दिशा में यूरोप की तरफ मुड़ने लगा। अब क्या हो गया कि इसी दिशा में जो आपका प्रवाह है वो आपका मुड़ने लगा। अपनी खोज से पहले लाखों साल तक अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलों व खनिज पदार्थों में हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लग गई। कह रहे हैं कि इसी तरह से हर दिशा में जो था उनका रूप रंग आपका बदलने लग गया। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खाने से निकलने वाली कीमती धातु, खासकर चांदी, यूरोप का संपदा बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ ही होने वाले व्यापार की गति को 17वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से जो आपके बनने लगे थे। किंवदंतियों यानी कि जो आपकी मुंह की कहानियां होती हैं, जो आपकी हम एक जो आपकी कहानी ट्रांसफर होती है, किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एक एरोल्ड के नाम के सोने का शहर मानने लगे। उनकी खोज में बहुत सारी खोज अभियान शुरू हो गया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनी सेना की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैन्य ताकत के दम पर ही नहीं जीती जाती थी। स्पेनी विजेताओं में शक्तिशाली हथियारों में आपकी परंपरागत आपका किस्मों के हथियार का नहीं था। यह हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। स्पेनिश सैनिकों में अफसरों के साथ वहां पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया के अलग थलग के कारण लोगों की शारीरिक क्षमता यूरोप से आने वाली बीमारी के लड़ने की क्षमता से नहीं था। और ये देखिए होता है, जब चेचक जो सबसे पहले आई थी, चेचक का सबसे पहले वहाँ हथियार के रूप में जो हथियार थे, बायो आपके वेपन थे, उसमें आपका इनका प्रयोग किया गया था। और उसी से क्या हो गया था, ये सारी चीजें आपकी बढ़ने लग गई थी। ठीक, और इसी तरह से एक बीमारी दूसरे कॉन्टिनेंटल में आपका प्रवेश कर गई। ठीक, और यही प्रवेश आपको दिखाई भी देगा।
जैसे कि आज के समय में भी आप आसानी से देख सकते हो। फलस्वरूप इस स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंच पाए, वहां लोगों की चपेट में आने लगे। इससे पूरे समुदाय तो खत्म कर डाला। इसके साथ ही घुसपैठियों को जीत का रास्ता भी आसान हो गया। बंदूकों को तो हथियार खरीदना और छीनकर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि हमलावरों के पास इससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो चुका था। 19वीं सदी में वहाँ यूरोप में गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारी का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों के कड़े दंड दिए गए। इसकी वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। क्या हो गया? यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर गुलामों को काम में झोंक दिया और यूरोपीय बाजारों में कपास और चीनी का उत्पादन जो है किया जाने लगा। तो ये स्थिति थी एक देश से दूसरे देश में। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी यहाँ आपको दिखाई देंगी और यस मिलता है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत की दुनिया के धनी देशों में गिने जाने लगे। ठीक है? एशिया व्यापार में उनका भी दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं शताब्दी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया। वह दुनिया के अलग थलग पड़ने लगे। चीन की घटती भूमिका अमेरिका के बढ़ते महत्व के साथ विश्व व्यापार में पश्चिमी की ओर आपका खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। देख लिया? तो इस तरह से पूरा यूरोप क्या हो गया, एक विश्व व्यापार के रूप में सामने आया। अब देखिए, जो गुलाम थे उनकी खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है? उनके साथ बीमारियां कैसे हो रही हैं, ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर आपका बड़े आम रूप में हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका वैश्वीकरण हो रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ संपर्क आ रहे हैं, तो व्यापार, संस्कृति, जो खाद्यान्न है, रूप और ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। साथ में उसके साथ बीमारियां भी एक देश से दूसरे देश में आपके ट्रांसफर हुई। उसकी स्थिति को आप, जो हमारा चैप्टर है उसको समझ सकते हैं कि कैसे चेचक जैसी बीमारियां इसके अंतर्गत आ गई थी। क्लियर है? तो इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।